कल्पना कीजिए, दुनिया भर में एक ऐसा दौर चल रहा था जब मध्य पूर्व से उठी सेनाएं ना बड़े बड़े और प्राचीन साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह ढा रही थी। जी बिल्कुल। मिस्र से लेके फारस तक कोई टिकी नहीं पा रहा था उनके सामने। हाँ, कोई भी नहीं टिक पा रहा था। लेकिन जब यही आंधी भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं से टकराई तो अचानक रुक गई। मतलब 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 300 सालों तक। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? छठी से लेकर 12वीं सदी के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी थी जिसने इन अरब आक्रमणकारियों को भारत के भीतर घुसने से रोके रखा। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम स्टैंडर्ड इतिहास की किताबें खोलते हैं तो दिल्ली सल्तनत या मुगलों के चैप्टर्स तो बहुत डिटेल में मिलते हैं, लेकिन इस अभेद्य दीवार को बनाने वाले शासकों को अक्सर बस एक छोटा सा फुटनोट बनाकर छोड़ दिया जाता है। हाँ, और इतिहास लेखन की ये ना एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। तो आज के इस डीप डाइव में, इस विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब इतिहासकार आरसी मजूमदार ने इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि इस राजवंश यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने सदियों तक अरब आक्रमणकारियों के लिए एक बाधक का काम किया, एक बैरियर का काम किया। जी हाँ। और अगर हम उनके इस निष्कर्ष के पीछे के सिस्टम को समझें तो पता चलता है कि ये केवल कुछ छिटपुट युद्ध नहीं थे, ये एक पूरी तरह से संगठित सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसने पश्चिम से आने वाले हर बड़े हमले को रेगिस्तान की सीमाओं पर ही सोख लिया। एकदम सही कहा आपने। और यही कारण है कि आरपीएससी द्वितीय श्रेणी, मेरा मतलब है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ना ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे ग्वालियर का शिलालेख हो गया या घटियाला के अभिलेख और दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकारों के शोध, ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं बताते, ये उस दौर की पूरी जियोपॉलिटिक्स को स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल, उस समय का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। तो चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर इस कहानी को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे उलझा हुआ सवाल यही है कि ये गुर्जर प्रतिहार असल में थे कौन? हाँ, ये सबसे बेसिक सवाल है। मतलब अगर मैं चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो को देखूं तो उसमें अग्निकुंड सिद्धांत की बात की गई है कि आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और आग से 4 राजपूत जातियां निकली। लेकिन ऐतिहासिक रूप से आग से इंसानों का निकलना तो संभव नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मिथक था? देखिए, प्राचीन साहित्यों में ना ऐसी कथाएं अक्सर रूपकों के तौर पर, मतलब मेटाफर्स के रूप में इस्तेमाल होती थी। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मतलब वास्तव में भौतिक रूप से आग से पैदा होना नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? ये एक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण था, यानी रिचुअल प्योरिफिकेशन का प्रतीक। जब विदेशी या स्थानीय कबीलों को मुख्यधारा के हिंदू समाज में रक्षक या क्षत्रिय के रूप में शामिल किया जा रहा था ना, तो उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए ऐसे यज्ञों का आयोजन किया जाता था। ओह, समझ गया। हालांकि कनिंघम जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो इसी आधार पर ये मानते थे कि ये शक या कुषाण जैसी विदेशी जातियां थीं जो भारत आकर बस गईं और बाद में हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन मेरे नोट्स में जो दशरथ शर्मा और आरसी मजूमदार का काम है वो इस विदेशी सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। वो इसे सीधे भूगोल से जोड़ते हैं। उनके अनुसार गुर्जर किसी जाति का नाम नहीं था बल्कि एक इलाके का नाम था। हाँ, जो आज का गुजरात और दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, उसे उस समय गुर्जरात्रा या गुर्जर देश कहा जाता था। तो जो लोग उस जमीन पर रहते थे या वहां के स्वामी थे वो स्वाभाविक रूप से गुर्जर कहलाते। बिल्कुल। और ये भौगोलिक पहचान वाला तर्क कहीं अधिक लॉजिकल लगता है। और जहां तक इस प्रतिहार शब्द की बात है, ग्वालियर शिलालेख हमें एक बहुत ही स्पष्ट पिक्चर देता है। वो भगवान राम वाले कनेक्शन की बात कर रही हैं आप? हाँ, इस अभिलेख में इन शासकों ने स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण ने राम के लिए एक द्वारपाल या अंगरक्षक की भूमिका निभाई थी। तो अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो क्या ये कहना सही होगा कि शुरुआत में प्रतिहार कोई जाति नहीं थी बल्कि एक पदनाम था, एक टाइटल था? जी। जैसे प्राचीन भारत के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर या सीमा सुरक्षा बल के कमांडर, और फिर पीढ़ियों तक सीमाओं की रक्षा करते करते उनका ये जो जॉब टाइटल था वही उनकी पहचान और उनके राजवंश का नाम बन गया। ये तुलना इसके विकास को समझने के लिए एकदम सटीक है। कोई भी पदनाम जब पीढ़ियों तक एक ही समूह के पास रहता है ना, तो वो जाति या वंश में बदल जाता है। जी। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमाओं के द्वारपाल के रूप में जो अभूतपूर्व काम किया, उसने इस प्रतिहार नाम को
हमेशा के लिए एक शाही दर्जा दे दिया। ये तो स्पष्ट हो गया कि वो कौन थे और उनका नाम कैसे बढ़ा। लेकिन हवा में तो कोई एम्पायर खड़ा नहीं होता, उन्हें किसी जमीन, किसी किले से तो शुरुआत करनी पड़ी होगी। बिल्कुल। स्रोतों में इनकी सबसे पुरानी शाखा के रूप में मंडौर का जिक्र आता है, जो आज के जोधपुर के पास है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक व्यक्ति हुए, हरिश्चंद्र, जिन्हें रोहिल्लाद्दी भी कहा जाता था। जी। लेकिन यहां मेरे पास एक फैक्ट है जो मुझे बहुत चकरा रहा है। हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे, उनकी एक क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा। हाँ। और भद्रा के जो 4 बेटे हुए, भोगभट, कक्कू, रज्जिल और दद्द, उन्होंने मंडोर पर कब्जा करके शासन शुरू किया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर पिता ब्राह्मण था तो समाज ने उनके बेटों को क्षत्रिय राजा के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या उस दौर में वर्ण व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी जितना हम आज सोचते हैं? देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज को समझने के लिए ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। आज हम वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से जन्म के आधार पर देखते हैं, लेकिन उस काल में कर्म यानी पेशे का लचीलापन मौजूद था। अच्छा, मतलब प्रोफेशन के आधार पर? हाँ, विशेष रूप से तब जब बाहरी आक्रमणों का खतरा हो। समाज को अपनी रक्षा के लिए योद्धाओं की जरूरत थी, तो हरिश्चंद्र के इन 4 पुत्रों ने पूजा पाठ छोड़कर तलवार उठाई, अपनी सैन्य क्षमता साबित की और लोगों की रक्षा की। तो क्योंकि उन्होंने रक्षक का कर्म किया, समाज ने उन्हें मान लिया। बिल्कुल, समाज ने उन्हें सहजता से क्षत्रिय के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी वंश में आगे चलकर नागभट्ट प्रथम हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की, जो उनके बढ़ते प्रभाव का पहला संकेत था। इसी मंडोर शाखा का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है राजा कक्कुक और उनका घटियाला शिलालेख। परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये नाम बार बार सामने आता है। हाँ, बहुत बार पूछा जाता है। 861 ईस्वी का ये शिलालेख सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस समय के समाज का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। सही कहा। और घटियाला शिलालेख को अगर हम ध्यान से पढ़ें ना, तो पता चलता है कि राजा केवल युद्ध ही नहीं कर रहे थे। ये अभिलेख प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में है, जिसका मतलब है कि ये आम जनता और एलीट क्लास दोनों के लिए लिखा गया था। बिल्कुल। इसमें हरिश्चंद्र और रानी भद्रा के विवाह का भी उल्लेख है, जो उनकी उत्पत्ति को प्रमाणित करता है, और साथ ही ये बताता है कि राजा ककुक ने व्यापारियों के लिए बाजार बसाए, आम लोगों को सुरक्षा दी। तो वो सिर्फ लुटेरे या कबीलाई सरदार नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। हाँ, एक परिपक्व प्रशासन। लेकिन मंडोर और मेड़ता तो सिर्फ शुरुआत थी। राजपूताना में जड़े जमाने के बाद इस वंश को एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का क्रेडिट उस शाखा को जाता है जिसने भिनमाल, उज्जैन और अंततः कन्नौज पर शासन किया। जी, जिन्हें हम रघुवंशी प्रतिहार कहते हैं। और यहाँ फिर से एक नागभट्ट आते हैं, नागभट्ट प्रथम, जिनका शासन लगभग 730 से 756 ईस्वी तक रहा। इन्होंने जुनैद नाम की एक बहुत शक्तिशाली अरब सेनापति को हराया था। जी। इस जीत के बाद ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार और म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि ये नारायण का अवतार कहना, क्या ये खुद की पीआर या ब्रांडिंग करने का एक तरीका नहीं था? बिल्कुल था। इसे हम इतिहास में राजनीतिक वैधता या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की रणनीति कह सकते हैं। अच्छा। जब कोई राजा किसी बहुत बड़े बाहरी खतरे से अपनी जनता को बचाता है ना, तो वो केवल एक शासक नहीं रह जाता। जनता उसे सचमुच एक दैवीय रक्षक के रूप में देखने लगती है, मसीहा की तरह। हाँ, और नागभट्ट प्रथम ने इसी भावना का उपयोग अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के रक्षक हैं। नागभट्ट ने तो मैदान साफ कर दिया, लेकिन उस पर साम्राज्य की असली इमारत वत्सराज ने खड़ी की। 783 से 795 ईस्वी तक उनका शासन था। जी। इतिहासकार तो उन्हें प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उन्होंने रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी और जयवरा जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ली, लेकिन किसी को वास्तविक संस्थापक केवल युद्ध जीतने के लिए तो नहीं कहा जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। वास्तविक संस्थापक कहलाने के पीछे ना उनके द्वारा किया गया राज्य का केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन। वत्सराज ने बिखरे हुए छोटे छोटे सामंतों को एक झंडे के नीचे लाया और ठोस प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। इसके अलावा उनका दरबार सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध था। साहित्य और कला के मामले में? हाँ,
प्रसिद्ध जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने जालौर में उनके शासनकाल के दौरान ही अपना मशहूर ग्रंथ कुवलयमाला लिखा था। अरे वाह! तो ये बताता है कि उनके राज्य में केवल सेना ही मजबूत नहीं थी, बल्कि बौद्धिक और साहित्यिक विकास को भी पूरा संरक्षण मिल रहा था। और यहीं से भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और जटिल संघर्ष की शुरुआत होती है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जी, 100 साल लंबा संघर्ष। इसे समझने के लिए मैंने एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। हाँ। आज के समय में हर बड़ी कंपनी किसी ऐसे हाईवे या सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहती है जहां से सबसे ज्यादा कस्टमर और पैसा आता हो। उस समय कन्नौज प्राचीन भारत का वही सबसे बड़ा टोल प्लाजा था। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो दक्षिण के राष्ट्रकूट, पूर्व के पाल और उत्तर के प्रतिहार, ये तीनों 100 साल तक सिर्फ अपने ईगो के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे कन्नौज के आर्थिक संसाधनों के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे थे। आपने इसके इकोनॉमिक पहलू को बहुत सही ढंग से पकड़ा है। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में जो खालीपन आया था ना, उससे भरने के लिए कन्नौज सबसे अहम जगह थी। ऐसा क्या था कन्नौज में? कन्नौज गंगा और यमुना नदियों के बहुत ही उपजाऊ दोआब क्षेत्र के बिल्कुल बीच में था। जो वहां राज करता उसे बेहिसाब कृषि कर या एग्रीकल्चरल टैक्स मिलता। और व्यापार भी तो था वहां से। बिल्कुल, वहां से गुजरने वाले तमाम व्यापारिक मार्गों पर उसका कंट्रोल होता। इतनी विशाल सेनाओं को पालने के लिए पैसा चाहिए था ना, और वो पैसा कन्नौज के पास था। इसीलिए ये 100 साल लंबा खूनी संघर्ष चला। और इस संघर्ष में प्रतिहारों को निर्णायक बढ़त दिलाई नागभट्टा द्वितीय ने। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। जी। उन्होंने मुंगेर के युद्ध में बंगाल के शक्तिशाली पाल शासक धर्मपाल को हरा दिया। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है नागभट्ट द्वितीय का अंत। जल समाधि वाली बात? हाँ, एक ऐसा राजा जिसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, वो 833 ईस्वी में गंगा नदी में जाकर जल समाधि ले लेता है। एक विजेता राजा अचानक ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाएगा? देखिए, आधुनिक नजरिए से ये हमें अजीब लग सकता है कि कोई सुसाइड क्यों करेगा, लेकिन उस समय के धार्मिक और दार्शनिक संदर्भ में ना, जल समाधि को एक अत्यंत पवित्र कृत्य माना जाता था। अच्छा। हाँ, नागभट्ट द्वितीय उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उन्होंने अपनी सभी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाएं पूरी कर ली थीं। उनका उत्तराधिकार भी सुरक्षित था। तो ऐसे में हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से गंगा जैसे पवित्र जल में प्राण त्यागना एक राजा के लिए सबसे सम्मानजनक विदाई मानी जाती थी। तो ये हार या डिप्रेशन नहीं था, बल्कि जीवन की पूर्णता का प्रतीक था। बिल्कुल, ये एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट था उनके लिए। और इस पूर्णता के बाद आता है वो दौर जिसे प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जा सकता है, मिहिर भोज का काल। हाँ, हम बात कर रहे हैं मिहिर भोज की। 836 से 885 ईस्वी तक उनका राज रहा। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से अगर कोई एक नाम आपको रटना ही है तो वो है मिहिर भोज। बिल्कुल, ग्वालियर प्रशस्ति इन्हीं के काल की है। मिहिर भोज ने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। मिहिर भोज के सिक्कों पर श्रीमद आदि वराह लिखा है। वराह भगवान विष्णु का वो अवतार है जिसने पृथ्वी को समुद्र के पाताल से निकालकर बचाया था। जी। तो क्या मिहिर भोज खुद को उस वराह के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे जो भारत भूमि को अरबों रूपी राक्षसों से निकालकर बचा रहा है? ये एक बेहद शानदार और सटीक ऐतिहासिक विश्लेषण है। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीति में इसे ही पॉलिटिकल थियोलॉजी या राजनीतिक धर्मशास्त्र कहा जाता है। मिहिर भोज न सिर्फ अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वे एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक संदेश दे रहे थे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह से। हाँ, वे अपनी प्रजा को बता रहे थे कि जिस तरह भगवान ने पृथ्वी को बचाया, उसी तरह मैं तुम्हें विदेशी म्लेच्छों से बचा रहा हूँ। और उनका ये दावा न केवल नारों तक सीमित नहीं था, और ये बात तो उनके दुश्मनों के बयानों से भी साबित होती है। बिल्कुल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज की बहुत प्रशंसा की है। उसने मिहिर भोज को बरुआ कहा था और लिखा था कि उनकी अश्वारोही सेना यानी कैवलरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। जी। सुलेमान ने यह भी माना कि इस्लाम का उनसे बड़ा कोई शत्रु भारत में नहीं है। दुश्मन के मुंह से ऐसी तारीफ बहुत कम सुनने को मिलती है। सुलेमान का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति का इंडिपेंडेंट नजरिया है।
जब वो विशान अश्वारोही सेना की बात करता है ना, तो हमें समझना चाहिए कि अरबों की असली ताकत उनके तेज घोड़े हुआ करते थे। तो मिहिर भोज ने उन्हें उन्हीं के खेल में हराया। बिल्कुल। मिहिर भोज ने उसी रणनीति का जवाब देने के लिए मध्य एशिया से बेहतरीन घोड़े मंगवाए और एक ऐसी कैवलरी तैयार की जो अरबों को सीधी टक्कर दे सके। कमाल की रणनीति थी। मिहिर भोज के बाद गद्दी पर आए महेंद्रपाल प्रथम, जिनका समय 893 से 909 ईस्वी तक था। जी। इन्हें निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र भी कहा गया। लेकिन महेंद्रपाल को युद्धों से ज्यादा उनके दरबारी कवि राजशेखर के लिए याद किया जाता है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत जैसे ग्रंथ लिखे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि इतिहास में राजाओं के बीच एक कवि का नाम क्यों याद रखा जाए। राजशेखर का साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये हमें बताता है कि साम्राज्य अब केवल सर्वाइवल की, अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। जब कोई राज्य लगातार युद्ध में होता है तो कला और साहित्य का विकास रुक जाता है। राजशेखर जैसे महान विद्वान की मौजूदगी, जिन्होंने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा, ये साबित करती है कि प्रतिहार साम्राज्य अब आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतना स्टेबल हो चुका था कि वो सॉफ्ट पावर पर फोकस कर सके और परिष्कृत दरबारी संस्कृति पर भारी निवेश कर रहा था। बिल्कुल। और देखिए, उनकी जो कर्पूर मंजरी है वो पूरी तरह से प्राकृत भाषा में है, जो दिखाती है कि वे केवल एलीट या कुलीन वर्ग तक सीमित नहीं थे। आम जनता की भाषा का सम्मान हो रहा था। महेंद्रपाल के बाद आए राजा महिपाल। इनके समय में 915 ईस्वी में बगदाद से एक और यात्री आया, अल मसूदी। जी, अल मसूदी। उसने इस राज्य को अल गुर्जर कहा और राजा को बोरा नाम दिया। उसने भी इस राज्य की विशाल सेना और समृद्धि का जिक्र किया है। जानकारों का मानना है कि बोरा असल में मिहिर भोज की आदि वराह उपाधि का ही अरबी अपभ्रंश था। हाँ, बोरा मतलब वराह, जो ये दिखाता है कि मिहिर भोज की वो वराह वाली ब्रांडिंग पीढ़ियों बाद भी कायम थी। ये राजनीतिक स्थिरता का चरम था। लेकिन इतिहास का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचता है, उसे नीचे भी आना पड़ता है। बिल्कुल। और यही मेरा अगला सवाल है। एक साम्राज्य जिसके पास अल मसूदी और सुलेमान के अनुसार लाखों की सेना थी, असीमित पैसा था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? इसके कई कारण थे। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया, तो वहां का प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया। ये पतन कैसे हुआ? मैंने जो नोट्स पढ़े हैं उसके अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण था सामंतवाद या फ्यूडलिज्म। जी। मुझे ये प्राचीन काल की आउटसोर्सिंग का सबसे बुरा उदाहरण लगता है। अपनी खुद की बड़ी सेना रखने के बजाय राजा ने सुरक्षा का काम और सेना पालने की जिम्मेदारी छोटे छोटे सामंतों को आउटसोर्स कर दी। आउटसोर्सिंग का ये जो रूपक है ना, ये सामंती व्यवस्था को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है ना? हाँ, देखिए, जब मिहिर भोज या नाग भट्ट जैसा कोई ताकतवर सीईओ या राजा केंद्र में बैठा होता है, तो ये सभी सामंत अपनी सेनाएं लेकर राजा के लिए लड़ने आते हैं। राजा को खुद सेना के रखरखाव का खर्च नहीं उठाना पड़ता। तो शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत फायदेमंद लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही केंद्र में राज्यपाल जैसा कमजोर शासक आता है, ये सामंत अपनी वफादारी खत्म कर देते हैं। चंदेल, चौहान, गढ़वाल, परमार, ये सब मूल रूप से प्रतिहारों के ही सामंत थे। ओहो। जब उन्होंने देखा कि कन्नौज कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी आउटसोर्स की हुई सेनाओं को राजा की मदद के लिए भेजने के बजाय खुद को ही स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। यानी डिसेंट्रलाइजेशन ने ही अंततः उन्हें खा लिया। हाँ। और 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहारों के राजनीतिक अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दिया। जी, राजनीतिक सत्ता का अंत हो गया। लेकिन राजनीतिक सत्ता भले ही खत्म हो गई हो, उनकी छोड़ी हुई कलात्मक विरासत आज भी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंदिर निर्माण की महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली बहुत अहम है। स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर के बिना इस राजवंश का अध्ययन अधूरा है। महामारू शैली की विशेषता उनके ऊंचे चबूतरे, जटिल नक्काशी और शिखरों की बनावट थी। कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण हैं हमारे पास। बिल्कुल। जोधपुर के पास ओसिया के मंदिर, विशेष रूप से हरिहर मंदिर और जैन धर्म का महावीर स्वामी मंदिर इसी काल की उत्कृष्ट देन है।
आभानेरी का प्रसिद्ध हर्षत माता मंदिर और अलवर के राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर भी इसी शैली के हैं। मतलब ये पत्थर पर उकेरे गए वो जीवंत प्रमाण हैं जो बताते हैं कि लगातार बाहरी हमलों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कितनी गहराई से सींचा था। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समेटें तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश केवल नामों और तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। ये वे लोग थे जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत के प्रहरी के रूप में काम किया। जी। जब दुनिया के कई बड़े साम्राज्य मध्य पूर्वी आक्रांताओं के सामने घुटने टेक चुके थे, तब राजस्थान की धूल भरी आंधियों से उठे इन योद्धाओं ने एक ऐसी ढाल बनाई जिसने भारतीय संस्कृति, धर्म और इकोनॉमी को पनपने का समय दिया। उनका योगदान सच में असाधारण है, लेकिन इतिहास हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो कैसे? आज हमने त्रिपक्षीय संघर्ष की गहराई से चर्चा की कि कैसे प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल कन्नौज के संसाधनों के लिए लड़ रहे थे। हाँ, 100 सालों तक। तो सुनने वालों के लिए ये एक विचारणीय प्रश्न है। जरा सोचिए, अगर ये तीनों महाशक्तियां अपनी ऊर्जा, धन और सेनाओं को 100 साल तक आपस में लड़ने में नष्ट करने के बजाय एक नेशनल अलायंस बना लेती, अगर उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ताकतें एक हो जाती, तो क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास और उस पर हुए बाहरी आक्रमणों का परिणाम पूरी तरह से कुछ और नहीं होता? ये एक ऐसा व्हाट इफ है जो इतिहास की पूरी दिशा को ही पलट देता। अगर वो दीवार जो बाहरी दुश्मनों को रोक रही थी आपस की लड़ाई में भीतर से ही खोखली ना होती, तो शायद आज हम भारत का एक बिल्कुल अलग इतिहास पढ़ रहे होते। बिल्कुल। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उन अभेद दीवारों की गूंज और इतिहास के इन जटिल पन्नों पर विचार करें और अपनी तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखें। शुभकामनाएं।